Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and enjoying the sessions which have been delivered to you before me. And I am here to discuss a very important topic regarding pediatrics, which includes asthma. Asthma is basically a very common disease prevailing in our society or in Pakistan, which we are basically dealing in everyday lives. ठीक है, हम सबके घरों में कोई ना कोई पेशेंट, कोई ना कोई बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जिसके एज़मा वाले इश्यूज़ हम इनकाउंटर कर रहे होते हैं. ठीक है, और उसको मैनेज करने के लिए वी शुड हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ एज़मा एंड हाउ टू डील with the kid who is suffering from the disease at that time. ठीक है, होम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़मा की. अगर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस है और आप जानते हैं कि आपको किस तरह से बच्चे को होम मैनेजमेंट देनी है, वहाँ पर आपकी जो बेसिकली बच्चे की हेल्थ है या वेल बीइंग है वो इतनी ज़्यादा मुतासर नहीं होगी. लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ऑब्वियसली आप असेस भी नहीं कर सकते एज ए लेमैन भी और एज ए मेडिकल प्रोफेशनल भी, कि आप ना असेस कर सकेंगे और ना उसकी मैनेजमेंट को बेसिकली प्रमोट कर सकेंगे, आगे प्रोसीड कर सकेंगे. सो एज़मा जो है वो हमारे पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है और उसके बड़े कॉमन से फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जो आप सब इनकाउंटर कर सकते हैं कि एज़मा को जनरली लिंक किया जाता है एलर्जीज़ के साथ. ठीक है, इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद एलर्जीज़. तो अकॉर्डिंग टू यू गाइज, आप लोग क्या समझते हो कि एज़मा के क्या कॉमन रिस्क फैक्टर्स जनरली हम इनकाउंटर कर रहे होते हैं? कोई बता सकता है एक दो रिस्क फैक्टर्स? बड़े कॉमन से हैं, हमारे पाकिस्तान में तो बहुत सारे मिल जाते हैं. पॉल्यूशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हमारे जो पाकिस्तान में, हमारे कराची में पॉल्यूशन इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज एंड वी हैव टू बेसिकली टेक केयर ऑफ आवर बेबीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम पोल्यूशन. ठीक है, और पोल्यूशन में ऑब्वियसली डस्ट पोल्यूशन है, जो हमारी एयर पोल्यूशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स. अगर हम चले फ्रॉम नेव टू फर्दर ऑन तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स प्ले अ बेसिक रोल इन एज़मा इलनेस. ठीक है, जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जेनेटिक फैक्टर्स की बेसिस पर ही आगे बच्चा जाके हमें अपने सिम्टम्स प्रेजेंट करता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड. सेकेंडली, जो एंटीनेटल फैक्टर्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच प्लेज इन द सिवियरिटी ऑफ द एज़मा इलनेस. तो जो एंटीनेटल फैक्टर्स होते हैं यानी कि मदर के कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जेनेटिक्स के अलावा जो कि एज़मा को प्रमोट करने में बच्चे में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं. एनी बेबी हु इज़ बीइंग लो बर्थ वेट is having a chance to have asthma in his preceding years. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कुछ रिस्क फैक्टर्स आप असेस कर सकें जिसकी बेसिस पर आप ये अंदाज़ा कर सकें कि एज़मा क्या इस बच्चे को एज़मा हो सकता है या नहीं हो सकता. ठीक है, इसी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने एक पोल्यूशन को डिस्कस किया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में और क्या हो सकता है? एक्सरसाइज हो सकती है बिल्कुल, और स्ट्रेस हो सकता है, और सॉरी रेस्पिरेटरी वायरस. हाँ बिल्कुल. तो बेसिकली जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर एंड द कॉज इन ट्रिगरिंग एज़मा. तो हमारे पास जितने भी बच्चे होते हैं, आते हैं हमारी जो क्लिनिक्स में आते हैं या एडमिट होते हैं हमारे पास, तो उनका जो मोस्टली हमें ज़्यादातर कॉज मिलता है ना, वो एक तो ये वेदर और सीजनल चेंजेस, और उसके साथ जो वायरल फैक्टर्स होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, दे आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स इन दोज पेशेंट्स. तो हमें ऑब्वियसली पहले से अगर अवेयरनेस होगी, बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ पीडियाट्रिशियन और बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, सो हम काउंसिल कर सकते हैं अपने जो पेशेंट्स हैं या हमारे घर में अगर कोई ऐसा एज़मा का बच्चा है उसके लिए कि हमें उसको अवॉइड कैसे करना है, ट्रिगर्स को.
ठीक है। और हमारे यहाँ सेकेंड हैंड स्मोक बड़ा कॉमन है, स्मोकिंग बहुत कॉमन है। जनरली अगर पेरेंट्स हैं, फादर हैं, स्मोकिंग करते हैं तो वो भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है कि बच्चा जो है वो ट्रिगर कर सकता है एजमा के सिम्टम्स। ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, मदर के फैक्टर्स यानी कि एंटीनेटल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये सब एक बेसिक रोल प्ले करते हैं इन ट्रिगरिंग द एजमा सिम्टम। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन अ चाइल्ड हु यू सीम्स दैट कि आपके पास रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो वहाँ पर आपने पहले से ही अलर्ट हो जाना है। ठीक है। और कोई ऐसा रिस्क फैक्टर जो आप समझते हैं इम्पोर्टेंट है एजमा में? वैसे तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन एक बड़ा कॉमन सा रिस्क फैक्टर, जैसे हमारे घरों में जो कुछ फैमिलीज होती हैं, कुछ घर होते हैं जहाँ पे कॉकरोचेस बड़े होते हैं, ठीक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है हमारे लिए। तो आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना होता है कि जो बच्चा जहाँ पर रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वहाँ पे क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, वहाँ पे फ्रेगरेंसेस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा ना हो, कार्पेट्स का यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डस्ट माइट्स नहीं होने चाहिए। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे को एजमा प्रिवेंशन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी। And basically the asthma management remains a very challenging scenario in clinics and in our wards, क्योंकि asthma के साथ मस्कुलेट करने वाले बहुत से और डिजीजेस भी होते हैं। ठीक है। मस्कुलेट करने से मुराद यह है कि हमें बहुत दफ़ा ऐसा लगता है कि ये एजमा है, बट इट इज़ नॉट समटाइम्स एजमा एक्चुअली। ठीक है, इट इज समथिंग अदर देन एजमा। सो you have to be, or we have to be very careful in diagnosing that either my patient is suffering from asthma or he is suffering from some other illness which is likely to be asthma। ठीक है। तो बच्चे उस तरह से भी हमारे पास आ रहे होते हैं कि समटाइम्स वो बिहेव तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं कि जैसे उनको एजमा है, लेकिन वो कुछ और डिजीजेस के साथ भी हमारे पास आ सकते हैं। कुछ क्रॉनिक डिजीजेस भी हैं जो कि एजमा की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जनरली एजमा की डायग्नोसिस के लिए what are the things or what are the investigation protocol that we follow for asthma patients? हमें क्या कराना चाहिए? आइडियली आप लोग सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो यकीनन रेस्पिरेटरी इश्यूज के साथ यू हैव आइडिया दैट व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन यू हैव टू गो फॉर। सबसे आसान क्या है करा सकते हैं? बहुत दूर हो गए आईजी लेवल्स, तो उससे पहले भी क्या करा सकते हो आप? और एजमा है ना, रेस्पिरेटरी इशू है बच्चे का, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोडालिटी टू गो फॉर? एक्सरे। ठीक है, इजी गोइंग है, इमेजिंग मोडालिटी आप बहुत इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी अच्छे सेटअप से, और आप इमेजिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, जिस पर आप, अच्छा, डायग्नोसिस की जहाँ तक बात है, उससे पहले एग्जामिनेशन आती है ऑब्वियसली, और एग्जामिनेशन में ही आपको बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स मिल सकती हैं बच्चों में जो एजमा के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। जनरली यू ऑल नो दैट एजमा प्रेजेंट्स विद वीजिंग। ठीक है, लेकिन एक बच्चा जो हमारे पास आया है, जब तक आप ऑस्कल्टेट नहीं कर रहे, अंटिल अनलेस उसको बहुत सिवियर डिस्ट्रेस है और वो ऑडिबल व्हीज के साथ हमारे पास है, लेकिन अगर आप ऑस्कल्टेट नहीं कर रहे तो और क्या सिम्टम्स हैं जो आपको क्लू दे सकते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम एजमा? बच्चे किन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं एजमा वाले? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बड़ा बच्चा होगा तो वो खुद बता सकता है कि भाई सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और कफिंग के साथ भी आ सकते हैं, इंटरमिटेंट कफिंग, ड्राई कफिंग के साथ बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पास, कि पेरेंट्स की कंप्लेंट ये हो सकती है कि डॉक्टर साहब इसको तो हर कुछ अरसे बाद खांसी हो जाती है, मुस्तकिल खांसी हो जाती है। ठीक है, और आपको क्लूज आपकी हिस्ट्री से ही बहुत हद तक मिल जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मेडिकल पर्सनल दैट यू शुड हैव अ गुड हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन स्किल, बिकॉज यू विल हैव बी एबल टू मेक योर डायग्नोसिस ऑन योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशंस तो बात की बात होती है, वो आपके अदर डायग्नोसिस को रूल आउट कर रही होती है, लेकिन जो आपकी हिस्ट्री है या जो आपकी एग्जामिनेशन है, दैट विल गिव यू अ वेरी क्लियर क्लू अबाउट व्हाट यू आर डीलिंग विद।
ठीक है, तो एजमा में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो है एक्सरे, ठीक है, जो कि आप करा भी सकते हैं और आप नहीं भी करा सकते. इफ यू आर वेरी श्योर दैट इट इज एजमा और द पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड प्रीवियसली विद एजमा, सो यू डोंट हैव टू गो फॉर चेस्ट एक्सरे इमेजिंग. ठीक है, तो एक्सरे में क्या क्या मिल सकता है, ये एक्सरे आपको नजर आ रहा होगा जो मैंने सामने लगाया हुआ है. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ पीयर व्यू एंड दिस शोज दैट द लंग आर हाइपर इन्फ्लेटेड. ठीक है, हाइपर इन्फ्लेटेड से मुराद होपफुली समझ आ रहा होगा टर्म कि जो एयर है वो बहुत ज्यादा ट्रैप हुई हुई है लंग्स में. ठीक है, और जब एयर ट्रैप बहुत ज्यादा होगी तो आपको क्या होगा कि लंग्स बिल्कुल ब्लैकआउट नजर आएंगे. उसके साथ साथ आपको एजमा में और क्या मिल सकता है, इमेजिंग के साथ साथ आपको मिल सकती है फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम. ठीक है, और पेरीब्रोंकियल थिकनिंग. पेरीब्रोंकियल थिकनिंग वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम और हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स को कंसीडर करना बहुत इजी है इसमें, क्योंकि अगर आप नीचे देखें तो नीचे जो वाइट शैडो है दैट इंडिकेट्स यू दैट द डायफ्राम इज ऑल फ्लैटेंड. और हाइपर इन्फ्लेशन को भी असेस करने का एक तरीकेकार होता है जिसमें आप नंबर ऑफ रिप्स को काउंट कर रहे होते हैं. ठीक है, इफ इट इज मोर देन 8 देन यू हैव टू यू विल लेबल द पेशेंट एज बीन सफरिंग फ्रॉम सम हाइपर इन्फ्लेशन. ठीक है, एयर ट्रैप हो गई है, जब सारी एयर ट्रैप हो जाएगी अंदर तो ऑब्वियसली लंग हाइपर इन्फ्लेट हो जाएंगे. और ट्रैप क्यों हो रही है, रीजन क्या है कि जो आपके एयरवेज हैं वो कंस्ट्रिक्शन शो कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एजमा एक बेसिकली इन्फ्लेमेटरी डिजीज है. इट इज बेसिकली अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड इट बेसिकली व्हाट डज इट डू, इट बेसिकली कंस्ट्रिक्ट्स योर ब्रोंकियोल्स और योर एयरवेज एंड मेक्स द लंग हाइपर इन्फ्लेटेड, जिसकी वजह से सारी एयर ट्रैप हो जाती है और बच्चे हमारे पास वीजिंग के साथ आते हैं. जितने एयरवे नैरो होंगे उतनी वीजिंग ज्यादा होगी, बट अगर एयरवेज बिल्कुल ही क्लोज हो जाए तो फिर आप साइलेंट चेस्ट के साथ भी आपके पास बच्चे आ सकते हैं. ठीक है यार, ये मैं पीछे क्यों आ रही हूँ बार बार. और क्या मोडालिटीज एंड डायग्नोसिस के लिए, ये कभी किसी ने देखा है दीज थिंग्स? स्पायरोमीटर. स्पायरोमीटर इज बेसिकली अनदर मोडालिटी टू डायग्नोज एस्मा. ठीक है, बच्चों में इसका रोल थोड़ा सा एज स्पेसिफिक है बिकॉज इट बेसिकली इसकी यूटिलिटी जो है वो आफ्टर 6 ईयर्स होती है जनरली, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत अच्छी इंस्पिरेशन होल्ड और वो सब नहीं कर सकते, तो इसीलिए इतना बड़ा बच्चे को ज़रूर होना चाहिए कि वो हमारे जो मैनवर है उसको फॉलो करते हुए स्पायरोमीटर की रीडिंग्स हमारे पास एक्चुअली आ सके. तो स्पायरोमेट्री इज बेसिकली अ मोडालिटी ड्यू टू विच यू कैन डायग्नोज एस्मा. ठीक है, इसमें कुछ रीडिंग्स होती हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं जिसकी मदद से आप ये लेबल कर सकते हैं कि पेशेंट को एस्मा है या नहीं है. ठीक है, और उसमें आपके पास जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है या एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है 1 सेकेंड के अंदर, आप वो बेसिकली इवैल्यूएट कर रहे होते हैं. तो अगर हमें वो रीडिंग्स मिल जाती हैं तो आप उस पेशेंट्स में लेबल कर सकते हैं कि दैट my patient is suffering from asthma. What are the other diagnostic modalities you can go for in asthma? ये किसी ने देखा है? नहीं देखा किसी ने? दिस इज पीक फ्लो मीटर. सही है. अच्छा, ये बड़ी ही अच्छी डिवाइस है, हैंड हेल्ड डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है और होम बेस यूज इसका बहुत अच्छा है. ठीक है, पीक फ्लो मीटर्स आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस but basically they are used to assess your symptoms response, your treatment response. अगर आप किसी बच्चे को घर भेज रहे हैं किसी ट्रीटमेंट पर एस्मा के साथ, तो हम ये पीक फ्लो मीटर्स अपने बच्चों में एडवाइस करके भेजते हैं. ठीक है, और इसकी कुछ रीडिंग्स होती हैं जो उनके पेरेंट्स को समझाई जाती हैं कि इस रीडिंग पर अगर बच्चे की रीडिंग्स हैं तो इसका मतलब वो सेफ जोन में है. तो बेसिकली इफ योर चाइल्ड इज compliant with the treatment he is following, your peak flow meters will give you a good reading. And if he or she is suffering from any exacerbation, अगर उसको कोई exacerbation हुई है, उसको कोई एस्मा का अटैक हुआ है, तो उसकी ये रीडिंग जो है वो बिल्कुल ही नीचे आ जाएगी. So you can assess with this peak flow meter that where your child is falling
on the graph. Either he is going well, either he is suffering from any exacerbation, or either he needs any other add-on controller therapy. ठीक है, तो ये इसके बारे में यही लिखा हुआ है जो मैंने बताया है। इसको यूज करने का तरीका ये पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे घरों में यूजुअली इस तरह के बच्चे होते हैं। बहुत छोटे बच्चों में आप इसको नहीं परफॉर्म कर सकते। इट इज यूजुअली बीन परफॉर्म आफ्टर 4 years ऑफ एज। तो हम इतने बड़े बच्चों में एडवाइस करते हैं पीक फ्लो मीटर, ठीक है। और पीक फ्लो मीटर के ऊपर ग्रेडिंग्स दी हुई होती हैं, रीडिंग्स दी हुई होती हैं। वो रीडिंग्स को आपको सेट करना होता है 1 to 0। उसके साथ कुछ स्टिकर्स होते हैं जो दिए जाते हैं, उनको 0 पे आपको सेट करना होता है। और सेट करने के बाद पेशेंट को कहा जाता है कि सबसे पहले वो कंफर्टेबली बैठ जाए, ठीक है, अपराइट बैठ जाए, जो बच्चा है वो बैठ जाए। बैठने के बाद एक अच्छी डीप इंस्पिरेशन ले, गहरी सांस अंदर ले, ठीक है। उसके बाद इसका जो पीक फ्लो का माउथ होता है वो माउथ में देना होता है बच्चे के, और उसको बोलना होता है कि वो उसको टाइटली होल्ड करे कि एक अच्छी सील बने। सील से मुराद यही है कि कोई एयर लीक नहीं होनी चाहिए। जब वो टाइट सील बना ले, ये काम जल्दी जल्दी करना है, बहुत देर तक बच्चा होल्ड नहीं कर सकता ब्रेथ, ठीक है। और उसके बाद जितनी फोर्सली वो उस पर होल्ड अपनी एक्सेल कर सकता है, एक्सपायर कर सकता है, उसने ब्लो करना है, ठीक है। तो जब वो ब्लो करेगा और अपना जो एक्सेल का रेट है वो देगा, तो उसका जो पीक फ्लो मीटर का जो मीटर है वो खुद ब खुद एक किसी न किसी ग्रेडिंग तक, नंबर तक पहुंच जाता है। और वो उस बच्चे की अपनी रीडिंग होती है कि उसने कितना जो है वो एक्सेल किया। जनरली फॉर एक्यूरेसी वी हैव टू डू इट 3 times ताकि आप एक एवरेज निकाल सकें, ठीक है। और वरना अदरवाइज ये होगा कि कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा और कभी कुछ आएगा। तो इट्स बेटर टू मेक अ एवरेज, ताकि आप जो है वो असेस कर सकें कि आइडियली इस बच्चे का जो मीटर की रीडिंग है वो कितनी रह रही है। जनरली वो मीटर की रीडिंग कब ज्यादा मिलेगी, जब बच्चा किसी अटैक में होगा, एजमा के साथ होगा, या उसकी सिम्टम्स ऐसी होंगी कि वो कोई कंट्रोलर थेरेपी की कंप्लायंस ना हो, मेडिसिन सही से ना ले रहा हो। और अगर ही इज वेल इनफ और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसकी जो पीक फ्लो मीटर की रीडिंग है वो अपर साइड पर ही हमें मिल रही होगी, ठीक है। तो इसको यूज करने का तरीकेकार ये है। और जनरली इट हैज बीन यूज्ड डायरनली, मींस मॉर्निंग में भी इसको यूटिलाइज करना है और रात में भी यूटिलाइज करना है, ताकि आपको वेरिएबिलिटी का अंदाजा हो सके कि क्या किसी बच्चे को कोई वेरिएशन मॉर्निंग में ज्यादा हो रही है, या उसको मॉर्निंग वाला एनवायरनमेंट ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, या उसको रात वाला एनवायरनमेंट ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। तो इट बेसिकली हेल्प यू टू असेस दैट इफ द पेशेंट इज इन कंट्रोलर थेरेपी सो ही इज कंप्लायंट और नॉट। तो ये आपको क्लू दे सकता है। और अगर वो सही से यूज कर रहा है अपनी सारी थेरेपीज, तो फिर ऑब्वियसली इसकी रीडिंग्स अच्छी आएंगी, ठीक है। अच्छा, ये एक बेसिकली ये भी एक इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए एजमा में यूज किया जाता है, फ्रैक्शनल एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि आई थिंक आप सबने टर्म सुनी होगी एजिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन की, ठीक है। एजिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन बेसिकली एजमा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पैथोलॉजी के हिसाब से। एजमा में होती ही एजिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन है। सो इफ योर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एजिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन एंड यू हैव परफॉर्म दिस टेस्ट, सो यू कैन लेबल द पेशेंट इजली एज एजमा। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को एजमा सोचते हुए मैनेज जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसकी रीडिंग्स इसकी रीडिंग से मैच नहीं हो रही या कम आ रही हैं, तो इसका मतलब उसको कोई और इशू है, जिसकी वजह से वो मे बी पॉसिबल कि आपके ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, ठीक है। सेकेंडली ये कि जो आपके पास नॉन एजिनोफिलिक इन्फ्लेमेशंस होती हैं, वो भी इस पर बहुत अच्छी आपके पास रिलेट नहीं करती, रीडिंग्स बहुत अच्छी नहीं आती। तो बेसिकली इट गिव्स यू अ क्लू दैट इफ यू आर डीलिंग विद एजमा, सो विल इट बी रिस्पॉन्सिव टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि ये हमें सबको पता है कि एजमा में स्टेरॉइड्स का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। तो अगर एक पेशेंट हमारा ट्रीटमेंट पर है और हम उसका फीनो कराते हैं फ्रैक्शनल एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो पॉजिटिव आता है, छोटे बच्चों में मोर देन 35 इज बीइंग लेबल्ड एज पॉजिटिव, तो इसका मतलब अगर आप उसको स्टीरॉइड देंगे तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वो बच्चा आपको दे सकता है, और यू कैन लेबल द पेशेंट एज एजमा और स्टीरॉइड सेंसिटिव।
मैनेजमेंट, अच्छा ये सब जरा सब एक एक पॉइंटर बता दें कैसे मैनेज कर सकते हैं एजमा को. वेरी नाइस. अवॉइड द ट्रिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, जो हमने सबसे पहले जो है वो डिस्कस किए, यू मस्ट हैव टू अवॉइड दैट ट्रिगर्स, अदरवाइज योर ट्रीटमेंट विल ऑल गो इन वेन. मतलब कोई फायदा ही नहीं है अगर आप ट्रीट करते रहें लेकिन घर में वही सारे काम हो रहे हैं, पाउडर भी इस्तेमाल हो रहा है, फ्रेगरेंस भी है, डस्ट भी है, या कोई और फैक्टर्स मौजूद हैं, स्मोकिंग भी हो रही है, तो बच्चा विल अल्टीमेटली सफ़र. सो यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट फ्रॉम द प्रिवेंशन. ठीक है, सबसे पहले प्रिवेंट करना है, फिर आपने ट्रीट करना है. जब तक आप प्रिवेंट करने वाले स्टेप्स नहीं लाएंगे तब तक ट्रीटमेंट का कोई बेनिफिट नहीं होगा. तो प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू अवॉइड द ट्रिगर्स. जो भी आपके ट्रिगर्स हैं, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स ये होता है कि आप जहाँ पर रह रहे होते हैं, जो बच्चा आपके पास इन कंप्लेंट्स के साथ आता है और जहाँ रह रहे होते हैं वो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है कहीं आसपास में, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है. वो अम्मा अब्बा तो नहीं अंदाज़ा कर पा रहे होते कि उसको प्रॉब्लम एक्चुअली इस चीज़ से हो रही है, तो आपको वो चीज़ें भी असेस करनी होती हैं. ये भी आपकी हिस्ट्री का ही पार्ट है कि जब आप बैठेंगे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा उसको इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है. इसी तरह से कि वो फ्रेगरेंसेस का इस्तेमाल, इसी तरह से घर में कोई स्मोकर मौजूद है जो स्मोकिंग कर रहा है, आप ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन स्मोकर मौजूद है घर में, तो बच्चा क्या होगा कि अल्टीमेटली वो टाइम के लिए तो मैनेज हो जाएगा लेकिन उसके बाद दोबारा से ट्रिगर हो जाएंगी इसकी सिम्टम्स. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अवॉइड ऑल दोज रिस्क फैक्टर्स विच आर बेसिकली द ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर द एजमा इनिशिएशन एंड दे कैन जनरली वर्सन द एजमा में. और हमारी है ना मैनेजमेंट भी काम नहीं कर रही होती फिर उस टाइम पे. तो आपको सबसे पहले अपने रिस्क फैक्टर्स, जेनेटिक्स को तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अब जैसे कोई बच्चा है स्कूल जाता है या डस्ट एक्सपोजर ज़्यादा है तो कोशिश करें कि उसको बोले मास्क लगा के जाए. वो स्कूल जाना तो बंद नहीं कर सकता लेकिन कोशिश ये की जाए कि उसका एक्सपोजर लिमिट करने के लिए वो मास्क अप्लाई करे. ठीक है, इसी तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप वो अवॉइड करेंगे तो बच्चे की जो मैनेजमेंट है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी ग्रोथ पर भी फ़र्क पड़ेगा और उसकी कंप्लायंस पर भी फ़र्क पड़ेगा. यस yes to have anyway. So peanuts is the main allergy of the New York City as compared to London that is cloudy and dusty, so that is different. So it is the duty of the asthma specialist to give them either written outlines, because if you don't do that, emergencies will happen and it will raise the cost of the family as well as of the physician's non-ability to control it, and that happen in asthma in no time. Exactly. अच्छा, फूड एलर्जी का डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नट्स एलर्जी बड़ी कॉमन होती है हमारे यहाँ, तो जनरली रिकमेंडेशंस भी यही होती हैं कि आप अगर कोई नट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे की फीड में, बच्चे की डाइट में, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट वन बाय वन. You don't have to introduce it or that you have to introduce all the nuts all in one. ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर उसको ट्रिगर हुआ एजमा तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई. सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट वन बाय वन एंड इफ द चाइल्ड हैज नो सिम्टम्स रिलेटेड टू इट यू कैन गिव हिम. लेकिन अगर उसको किसी भी नट लेने के बाद सिम्टम्स हो रहे हैं तो यू हैव टू अवॉइड दैट. ठीक है, तो नट फूड एलर्जी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप उसको अवॉइड भी करना चाहिए. अच्छा, कोमॉर्बिडिटीज क्या होती हैं कि कोई भी ऐसी इलनेस जो बच्चे को साथ में चल रही हो और जिसकी वजह से आप जिस डिजीज को ट्रीट करना चाह रहे हैं इट्स नॉट बीइंग मैनेज अकॉर्डिंगली, जैसा आप चाह रहे हैं वो वैसा मैनेज नहीं हो पा रहा. तो कोमॉर्बिडिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज एजमा, जिसमें आपके पास साइनोसाइटिस आता है, राइनाइटिस आता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज आता है, बिकॉज ऑल दीज सिम्टम्स कैन वर्सन एजमा सिम्टम्स एंड दे मे basically alter the management protocol.
ठीक है, आप ट्रीट करते रहेंगे लेकिन आपको लगेगा बच्चा बेहतर नहीं हो रहा। तो समटाइम्स ये इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से बच्चे जो होते हैं वो मैनेज नहीं हो पा रहे होते। सो यू हैव टू एड्रेस ऑल दीज कोमॉर्बिडिटीज एंड यू हैव टू ट्रीट देम एज वेल सो दैट योर चाइल्ड माइट नॉट सफर। चले हम यहाँ पे रखते हैं। सो बेसिकली if you know that your child have asthma, ठीक है, अगर किसी मदर को किसी फादर को पता है कि मेरे बच्चे को एस्मा है तो और उसको घर पे अगर कोई अटैक आया है, ट्रिगरिंग फैक्टर मिला है और वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहा है या वीजिंग हो रही है, तो व्हाट डू यू थिंक कि पेरेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं? क्या होता है भाई, अटैक आ गया तो क्या करना है? घर पे आजकल हर किसी के मौजूद है नेबुलाइजर, ठीक है, और सबसे पहला काम पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं? nebulization. So nebulization nowadays is very important, but now mostly it has been replaced with your reliever medications in asthma, जो आपकी inhaler therapies के नाम से आपने सुना होगा, inhalers, ठीक है, और उसके बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारे इश्यूज भी है, कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन जनरली हमारे पास जो इजी टू यूज है एट होम इज नेबुलाइजेशंस। नेबुलाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड who is suffering from asthma because it gives you a quick relief in the symptoms, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल सिवियर डिस्ट्रेस में है तो हम पहले इंतजार करें कि नहीं नैप्स करा के देखेंगे और फिर हम जाके हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। इफ योर पेशेंट इज इन सिवियर डिस्ट्रेस यू हैव टू गिव द नेबुलाइजेशन बट यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल, सो योर डॉक्टर और योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन estimate that how much the distress is and what are the important measures we have to take for a child to maintain the saturation and not to be in impending failure, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेबुलाइजेशन क्योंकि वो हमारे पास हर जगह घरों पे मौजूद होती है, और जनरली आपने सुना ही होगा कि नेबुलाइजेशन के लिए क्या मेडिसिन यूज हो रही होती हैं? ज़्यादातर बड़ी कॉमन सी मेडिकेशन है जो इस्तेमाल हो रही होती है, बहुत आसान सी हैं, बहुत कॉमन सी हैं, हर जगह हम इस्तेमाल कर देते हैं। वेंटोलिन का नाम सबने सुना होगा, सुना है सबने या नहीं सुना? नहीं सुना? वेंटोलिन, एंड वेंटोलिन का एक्चुअल नेम क्या है? कुछ तो होगा, थोड़ा तो बता दो। सैल्ब्यूटामॉल का नाम सुना है? बीटा 2 एगोनिस्ट का नाम सुना होगा शायद, ठीक है। बीटा 2 एगोनिस्ट आर बेसिकली द प्रेफर्ड चॉइस फॉर नेबुलाइजेशन, ठीक है, एंड व्हाई दे आर गिवन, ठीक है, दे कैन बी गिवन वाया नेबुलाइजेशंस, ठीक है, क्योंकि इनका रोल इनहेलेशनल ज़्यादा अच्छा है और साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो जाते हैं। इनहेलेशन में आप नेबुलाइजेशन के तौर पे भी दे सकते हैं और आप इनहेलर्स के थ्रू भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं आपके पास, ठीक है, और उसमें ज़्यादातर आपके पास सैल्ब्यूटामॉल होता है। तो सैल्ब्यूटामॉल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग फॉर नेबुलाइजेशन इन पेशेंट्स विद एस्मा, एंड जनरली ये ओवर द काउंटर भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर कोई आप फार्मेसी वाले के पास भी जाएंगे ना, बोलेंगे बच्चे को नेबुलाइज कराना है, तो वो आपको यही निकाल के देगा कि इससे करा दें, सही हो जाएगा, ठीक है, बट इट मे हैव साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी cautious about the nebulization, that you don't have to give it many times or very frequently, or you can't overdose it because Ventolin can cause tachycardia, ठीक है। tachycardia का मतलब हार्ट रेट बढ़ा सकता है। Ventolin can cause tremors, ठीक है, ट्रेमर्स करा सकता है और पोटेशियम लेवल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। सो आपको उसको उसकी जो रिकमेंडेड डोजिंग है उसके अकॉर्डिंगली ही देना होता है। उसके अलावा आप क्या दे सकते हैं? इफ़ योर पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द वेंटोलिन इनहेलेशन, सो यू हैव टू गो फॉर another nebulization which is with किसी को भी नहीं पता? ये तो पता होना चाहिए। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, एटम का नाम सुना है? ब्रांड नेम तो सुना होगा सबने, एटम से नेबुलाइज करा दें, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गो फॉर
ipratropium bromide if your patient is not responding to salbutamol inhalation. ठीक है. And the foremost and most important thing जो मैंने बिल्कुल शुरू में मिस की, क्योंकि मैं nebulization का आपको बता रही थी, तो उसमें है steroids. Steroids are the cornerstone. If your patient is basically not responding to the treatment and if your patient is in severe distress, ठीक है, दैट आप उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा कि आपको डर है कि पेशेंट कहीं इंट्यूबेट ना हो जाए या पेशेंट को जो है वो फेलियर में ना चला जाए या ब्रेडिकार्डिक ना हो जाए या कोलैप्स ना कर जाए, तो वहाँ पर स्टीरॉइड्स को मैजिकल ड्रग कहा जाता है ना, तो स्टीरॉइड्स की रिकमेंडेशन है. तो स्टीरॉइड्स में अब हम ज़्यादातर जो दे रहे होते हैं, वैसे तो स्टीरॉइड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं. आपने हाइड्रोकॉर्टिसोन सुना होगा, आपने डेक्सामेथासोन भी सुना होगा. इसी तरह से अब जो बहुत पोटेंट स्टीरॉइड हमारी इस्तेमाल हो रही है आजकल, वो है मिथाइलप्रेडनिसोलोन. एंड इट इज़ नाउ रिकमेंडेड दैट यू कैन गिव मिथाइलप्रेडनिसोलोन विच इज़ बाय द ब्रांड नेम सोलोमेड्रॉल. 1 to 2 mg per kg पर डे से आप देते हैं. ठीक है, बच्चों में डोजिंग हमेशा mg per kg के हिसाब से होती है एंड द मैक्सिमम डोज इज 60 मिलीग्राम पर डे. तो आप 60 से ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि वो एक अडल्ट डोज है, तो बस उससे ज़्यादा आपने नहीं जाना होता. ठीक है, तो स्टीरॉइड्स के बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं. ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देती है, और जब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दे रही है तो ऑब्वियसली आपकी जो ब्रोंको डायलेशन है उसको प्रमोट कर रही है. ठीक है, उसको खोल रही है. और एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा तो क्या होगा कि जो म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी. जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो सिक्रेशंस भी कम बनेंगी. तो बेसिकली जो मेन क्या कहते हैं हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इन एनी पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम एजमा अटैक और इन स्टेटस एजमेटिकस इज स्टीरॉइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ABC इज इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें. लेकिन उसके अलावा क्या क्या है, स्टीरॉइड्स हैं. उसके अलावा क्या है, नेबुलाइजेशन है सैल्ब्यूटामॉल से, इप्राट्रोपियम से. उसके अलावा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट भी हम दे रहे होते हैं बहुत से बच्चों में. और इफ़ योर पेशेंट हैज़ बीन लेबल्ड एज एजमा, सो यू हैव टू गो फॉर कंट्रोलर थेरेपी. ठीक है, कंट्रोलर थेरेपीज़ क्या होती हैं, इनहेलर थेरेपीज़ होती हैं. कहाँ पर है, इन पर है. कंट्रोलर थेरेपीज आर बेसिकली इनहेलर. ठीक है, कि अगर कोई पेशेंट आपका डायग्नोस्ड है एंड ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एजमा, सो यू हैव टू गो फॉर कंट्रोलर थेरेपी. और उसके रिगार्डिंग बड़ी मिथ्स हैं इनहेलर की कि जो है वो हमारे बच्चे को देंगे तो उसको आदत हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी, इसलिए हम इनहेलर इस्तेमाल नहीं करते. क्योंकि उसके कंप्लाइंस के बहुत इश्यूज आते हैं हमारे पास, क्योंकि पेरेंट्स उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे होते. बट इट हैज़ अ वेरी गुड रोल इन प्रिवेंटिंग एजमा अटैक, और हॉस्पिटलाइजेशंस के रेट को इसने बहुत कम किया है अभी आने वाले वक्तों में. तो आपको कंट्रोलर थेरेपी ज़रूर एडवाइस करनी है उन पेशेंट्स में जो कि आपको पता है कि बार बार आपके पास एजमा की सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं. ठीक है, उस कंट्रोलर थेरेपी में जनरली इनहेलर्स ही होते हैं, और वो इनहेलर्स कंप्राइज कर रहे होते हैं इनहेल्ड स्टीरॉइड्स पर. ठीक है, जैसे आप अटैक में तो आप सिस्टमिक स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं, तो ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो इनहेल्ड होते हैं, और ये एज अ कंट्रोलर डेली बेसिस पे पेशेंट यूटिलाइज कर रहा होता है. एंड इट हैज़ कॉम्बिनेशंस एज वेल अलॉन्ग विद लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट. क्योंकि हम जनरली अटैक्स में क्या करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे रहे होते हैं, सैल्ब्यूटामॉल दे रहे होते हैं. तो यहाँ पर हमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का एक कॉम्बिनेशन मिलता है कंट्रोलर थेरेपी में, दैट वुड माइट हेल्प द पेशेंट टू बी इन रिलीफ एंड they basically didn't progress to the status asthmaticus. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, एक विटामिन है विटामिन D, जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी जो एज़मा है उसमें. ठीक है, जनरली हम जितने बच्चों में एज़मा देखते हैं और हम उनका वर्कअप कराते हैं तो हम उसमें विटामिन D लेवल्स भी देख रहे होते हैं, और वो अक्सर वो बेशतर बच्चों में कम आते हैं, इनसफिशेंट आते हैं. सो बेसिकली किसी को पता है कि उसका क्या जो है वो उसके साथ एसोसिएशन है एज़मा के साथ, क्या एसोसिएशंस है उसकी, किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत? It basically decreases cytokine production. विटामिन D अगर सफिशिएंट नहीं होगा
तो जो साइटोकाइन प्रोडक्शन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के दौरान हो रही है वो क्या होगी, होती रहेगी और बार बार एज़मा के सिम्टम्स ट्रिगर करेंगे. सो इन अ पेशेंट हु इज़ विटामिन डी इनसफिशिएंट और विटामिन डी डेफिशिएंट, यू हैव टू गिव द थेरेपी सो मेक देम देयर विटामिन डी सफिशिएंट. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो हॉल्ट हो सकेगा और हॉल्ट होगा तो उसकी वजह से आपके जो रिकरेंट एज़मा अटैक हैं या हॉस्पिटलाइजेशन है उसमें भी डिक्रीज आ जाएगा, उसमें भी डाउन ट्रेंड आ जाएगा. ठीक है, और इसके अलावा जी जी बिल्कुल वो लास्ट हाँ अच्छा, बेसिकली इन्हेलर्स के साथ छोटे बच्चों में इन्हेलर यूज़ करना इज़ अ फार वे डिफ़िकल्ट थिंग. ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे इन्हेलर्स को उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते. हमारे पास जो इन्हेलर्स आते हैं वो MDI इन्हेलर्स आते हैं, मीटर डोज इन्हेलर्स. मीटर डोज इन्हेलर्स का मतलब ये है कि दे हैव अ प्रोपेलेंट इन इट. प्रोपेलेंट से मुराद क्या है कि दे हैव अ सब्सटेंस विच कैन प्रोपेल द ड्रग इनटू द एयरवे. ठीक है, तो MDI इन्हेलर्स की बहुत अच्छी बात यही है कि उनके पास प्रोपेलेंट होता है और उसके लिए हमें बाकायदा एक फोर्स्ड इन्हेलेशन नहीं करनी पड़ती, तो उनमें बच्चों में बहुत अच्छा रोल है. लेकिन टू मेक द डिलीवरी इफेक्टिव, ड्रग डिलीवरी को अच्छा करने के लिए और सिम्टम्स को मिनिमाइज करने के लिए इन्हेलर्स आर ऑलवेज बीन यूज्ड विद द स्पेसर्स. स्पेसर्स के साथ इन्हेलर्स को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में. ठीक है, ये स्पेस इन्हेलर तो आपको नज़र आ रहा होगा और वो जो थर्ड पिक्चर है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है वो स्पेसर है. ठीक है, स्पेसर जो होता है बिल्कुल रेक्टेंगुलर सा होता है और स्पेसर का एक एंड जो होता है वो इन्हेलर के माउथ पीस से लगता है और एक एंड पे बच्चे का माउथ या फिर मास्क इस्तेमाल किया जाता है. छोटे बच्चों में मास्क का यूज़ होता है. जो बड़े बच्चे होते हैं मोर देन 4 years ओल्ड वो आप विदाउट मास्क भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ठीक है, जनरली अगर आप स्पेसर नहीं यूज़ कर रहे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि ड्रग डिलीवरी इफेक्टिव हो सके, स्पेसिफिकली बच्चों में. ठीक है, जो ड्राई पाउडर इन्हेलर्स आते हैं वो बड़े इस्तेमाल करते हैं और वो आपने नॉर्मली देखा होगा ना कि वो बिल्कुल इनहेल करते हैं फोर्सफुली और उनकी डिलीवरी हो जाती है ड्रग की. तो इसमें यह है कि स्पेसर वुड हेल्प यू टू इनहेल द ड्रग इफेक्टिवली. और उसमें आपने क्या करना है कि अगर छोटा बच्चा है तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बोलें सांस लो, सांस निकालो, सांस रोक लो, कुछ नहीं कराना. जस्ट आपने मास्क लिया और उसके पास रख दिया उसके माउथ पर. ठीक है, और उसको 5 to 6 ब्रेथ्स लेने दी. वो जितनी देर में अपनी वो 5 to 6 ब्रेथ्स ले रहा है या फॉर अ पीरियड ऑफ 30 सेकेंड यू हैव टू पुट दैट मास्क ऑन हिज फेस. और जाहिर सी बात है कि आपने पंप किया, लगाया और लगाने के बाद 30 सेकेंड छोड़ दिया. 30 सेकेंड छोड़ा या उसको 5 से 6 ब्रेथ्स लेने दी. सो दिस इज द टाइम व्हेन द ड्रग इज बीइंग डिलीवर्ड टू द एयरवेज. तो वो ड्रग डिलीवर हो जाएगी. और अगर कोई बड़ा बच्चा है तो उसमें आप इन्हेलेशन का प्रोसेस उससे करवा सकते हैं. ठीक है, लेकिन जब वो ब्रीद इन करेगा उसके बाद उसको होल्ड करना है, एक्सेल नहीं करना, वरना सारी ड्रग वापस आ जाएगी. तो बड़े बच्चे के लिए रिकमेंडेशन थोड़ी सी डिफरेंट है. छोटे बच्चों के लिए आपने कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ लगाना है, पंप करना है और वेट करना है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द एक्चुअल प्रोटोकॉल विच वी यूजुअली फॉलो डेली इन आवर रूटीन्स इन आवर पेशेंट्स हु आर बेसिकली हैव एज़मा. और हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे एडमिट होते हैं जिनको हम ये प्रिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं, उनको समझा भी रहे होते हैं और इनका बहुत अच्छा रोल है एज़मा के अटैक्स की डिक्रीमेंट में, हॉस्पिटलाइजेशन में, पेशेंट की वेलबींग में. सो इट इज़ बेसिकली अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम माई साइड दैट इफ एनी वन ऑफ द पेशेंट is suffering from asthma and he is meriting inhaler therapy, you have to go for that. Otherwise the child will suffer. Thank you so much.